मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पटना वीमेंस कॉलेज पटना, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को सर सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सैयद अहमद खां का जन्म मुग़ल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 को हुआ, जो समृद्ध और कुलीन परिवार में हुआ, जिनका मुग़ल दरबार से घनिष्ठ संबंध था। उन्हें कुरान विज्ञान में शिक्षित किया गया था। बाद के जीवन में उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से कानून की मानक उपाधि भी प्राप्त की। वह व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले व्यक्ति थे और गणित, चिकित्सा, फारसी, अरबी, उर्दू आदि पर पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उनके बड़े भाई ने उर्दू में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, जो कि दिल्ली में पहला था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक संपादक के रूप में अपने भाई की पत्रिका के साथ रोजगार किया। उन्होंने अपने परिवार की पीढ़ियों से मुग़ल दरबार में कार्यरत होने के बावजूद मुग़ल दरबार से रोजगार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सर सैयद मुग़ल साम्राज्य की घटती शक्ति से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में काम किया। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने कई रिश्तेदारों को खो दिया। मुग़ल साम्राज्य की पराजय से वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। उन्होंने असबाबे बगावते हिंद 1857 के भारतीय विद्रोह के कारण नामक एक गहन पुस्तिका लिखी, जिसमें विद्रोह के प्रमुख कारणों के रूप में ब्रिटिश अज्ञानता और आक्रामक विस्तार नीतियों का हवाला दिया गया है। सर सैयद ने मुसलमानों को उनकी स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजी सीखने की वकालत की। वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुरीतियों के भी खिलाफ थे। उन्होंने अंतर्विश्वास समझ की भी वकालत की। वह ईसाई धर्म के भी विद्वान थे। उन्होंने कमेंट्री ऑन द होली बाइबल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। उनका मानना था कि मुस्लिम समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब कठोर रूढ़िवाद को ख़त्म किया जाए और व्यवहारिकता को अपनाया जाए। 1869 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया मिला। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे उन्होंने 1875 में स्थापित किया, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 19वीं सदी के अलीगढ़ आंदोलन में M.A. ओवैसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारतीय मुसलमानों के बीच पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका देश की राजनीति, धर्म और संस्कृति पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। एक अनपेक्षित प्रभाव द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन था, जिसने अंततः पाकिस्तान बनाने का आह्वान किया। माना जाता है कि सर सैयद पहले भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम के नए सिरे से उन्मुखीकरण की आवश्यकता को समझा। उन्होंने अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जो से इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी पर आधारित था। इस सोसाइटी ने वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए, अंग्रेजी और उर्दू में वैज्ञानिक सामग्री प्रकाशित और वितरित की। सर सैयद जानते थे कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रूढ़िवादी मुस्लिम शत्रुता सामाजिक आर्थिक सुधार के रास्ते में आएगी। उन्होंने इस्लामी शास्त्रों की तर्कसंगत व्याख्या भी की। उस समय के कई रूढ़िवादी समूहों ने उन्हें काफिर घोषित कर दिया था। वह सभी भारतीय मुसलमानों की भाषा के रूप में उर्दू के हिमायती थे। उनके कार्यों ने भाषा का प्रचार किया और सरकार को आधिकारिक रूप से उर्दू का उपयोग करने का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने 1878 में वायसराय की विधान परिषद के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने सरकार और सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रतिनिधि प्राप्त करने में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समर्थन किया।
लेकिन वह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से सावधान थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्ता अकेले हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी के प्रति वफादार रखने की वकालत की। उनके अपने शब्दों में, हम पुस्तक के लोगों के बजाय हिंदुओं के विषय नहीं बनना चाहते हैं। उनके अनुसार भारतीय मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए आधुनिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने यूरोपीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कुरान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच कोई मौलिक विरोधाभास नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक रूप से शिक्षित करने के लिए 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्हें टू नेशन थ्योरी के संस्थापकों में एक माना जाता है, जो कहता है कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हो सकते। 1888 में सर सैयद को अंग्रेज़ों ने नाइट की उपाधि दी थी। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में 80 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। मुस्लिम समाज के अग्रणी नेता में एक मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक तथा हिंदू एकता के पक्षधर थे, किंतु कालांतर में वो सांप्रदायिक होते गए। उनके संप्रदायवादी होने के पीछे मूल कारण था उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में मुसलमानों की दयनीय स्थिति तथा पिछड़ापन। अलीगढ़ आंदोलन के अग्रणी नेता कहे जाने वाले सर सैयद अहमद खां के विचारों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। सैयद अहमद खां के राजनीतिक विचार। पहला, उदार राष्ट्रवादी सर सैयद अहमद खां प्रारंभ में राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। जस्टिस रनाडे, दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले की तरह सर सैयद अहमद का दृष्टिकोण भी एक उदारवादी रहा। विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधि की आवश्यकता के विषय में उनके भी वैसे ही विचार थे जैसे भारतीय उदारवाद के सूत्रधारों थे। ब्रिटिश भारतीय संघ की स्थापना कराने में सर सैयद अहमद ने जो भूमिका अदा की, उसे देखकर और अलीगढ़ स्कूल के लिए धन एकत्रित करने के लिए अपने दौरे के दरमियान उसने भाषण दिया। उसको सुनकर बहुत से लोग आशा करने लगे कि उनके व्यक्तित्व में उदयमान भारतीय राष्ट्रवाद को एक बुद्धिमान, अनुभवी तथा प्रभावशाली नेता मिलेगा। हालांकि बाद में उनके राष्ट्रवादी होने का भ्रम टूट गया। हिंदू मुस्लिम का एकता का समर्थन प्रारंभ में अपने पैर जमने तक जैसा उचित था, सर सैयद ने भी बहुत बुद्धिमानी पूर्वक उदारवादी दृष्टिकोण ही प्रदर्शित किया और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। 4 जनवरी 1884 को जालंधर में हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में सर सैयद ने यह विचार प्रकट किए। शताब्दियां बीत गई, ईश्वर ने चाहा था कि हिंदू और मुसलमान इस देश की जलवायु में, इसके उत्पादन में समान भागीदार बने। इसके लिए एक साथ मरे दो सगे भाई की तरह रहे। वह इस देश के चेहरे को 2 सुंदर आंखें मानता है। मैं कहता हूँ कि धर्म और समुदाय की विभिन्नताओं को भूलकर सभी को एक साथ संगठित हो जाना चाहिए। हमारे देश अलग अलग हो सकते हैं, किंतु हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अलग नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि सैयद राष्ट्रीय विचारधारा से अनुप्रेरित थे। उनकी यह अभिलाषा थी कि दोनों जातियों का एक दृढ़ संगठन बन जाए, जिससे राष्ट्र स्वयं उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। मुस्लिम सुधारवादी सर सैयद अहमद खां के कार्यों एवं विचारों का गहन अध्ययन करें तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वे मूलतः मुस्लिम सुधारवादी थे। वे पर्दा प्रथा, बहु विवाह, दास प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेजों एवं मुसलमानों का जो गठबंधन चाहा, वो वास्तव में मुस्लिम समाज में सुधार लाने के उद्देश्य ही था। वे बहुत ही उन सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते थे जो मुस्लिम समाज में आ गई थी।
साथ ही वे यह भी चाहते थे कि सुधार बड़ी सावधानी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों पर कोई आघात किए बिना किया जाना चाहिए। सामाजिक सुधारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाली। उनके द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में सुधार लाने का एक जरिया बना। सांप्रदायिक विचारधारा 1887 के बाद सर सैयद इतने पूर्णतः बदल गए कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि वे पहले हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते रहे होंगे। कुछ विद्वानों का यह भ्रम है कि उनके कॉलेज के जो प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडोर बैक ने सर सैयद के विचारों को प्रभावित किया। तब से वे कांग्रेस का विरोध करने लगे तथा कहने लगे कि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग जातियां हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। हेक्टर वोलीमत ने लिखा है कि सर सैयद उन बातों के जनक थे जो कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना के मानस में उत्पन्न हुई, परंतु डॉक्टर शान मोहम्मद हेक्टर वोलीथम के इस मत को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस विचारधारा का खंडन किया। यह सही है कि वह हिंदू बहुसंख्यक समाज के प्रभुत्व से भयभीत थे तथा मुस्लिम समाज के पृथक राजनीतिक अस्तित्व की कल्पना करते थे, परंतु पाकिस्तान का स्वप्न सैयद अहमद के विचारों में नहीं, जिन्ना के विचारों में मुखरित हुआ। स्पष्ट है कि शान मोहम्मद हेक्टर वोलीमत की भाषा को समझ नहीं पाए। हेक्टर वोलीमत ने पाकिस्तान कहीं नाम भी नहीं लिया, जो उन्होंने कहा कि शान मोहम्मद उसे स्वीकार करते ही हैं। लोकप्रिय सरकार के प्रति अनास्था सर सैयद अहमद खां की राजनीति परिस्थितियों पर आधारित अवसरवादी नीति थी। वे मूलतः एक राजनीतिक चिंतन थे ही नहीं, वे केवल अंग्रेज के पढ़े पढ़ाए हुए तोतों के समान थे। उनके हर मत में अंग्रेजों के कथन की प्रतिनिधि ही सुनाई पड़ती थी। सर सैयद ने आईएससी परीक्षा का भारत में करने तथा धारा सभाओं की सदस्यता को बढ़ाने की मांग का विरोध किया। वे संवैधानिक साधनों में अपना विश्वास भी बताते थे और भारत के लिए प्रातिनिधिक शासन को अनुपयुक्त भी बताते थे। सर सैयद अहमद इस बात की भली भांति जानते होंगे कि वे मतभेद को सदैव जगाए रखेंगे, फिर भी कहते थे कि जब तक भारत में विभिन्न जातियों का मतभेद रहता है तब तक प्रतिनिधि शासन का अर्थ हो। बहुमत का अल्प मतों पर अत्याचार, इससे जातीय तथा सांप्रदायिक विभेद और तीव्र हो सकता है। इससे लोकप्रिय सरकार के प्रति सर सैयद की अनास्था स्पष्ट है। निष्कर्षतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खां, जो प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बाद में सांप्रदायिक होते गए तथा उन्होंने खुलकर मुस्लिम हित की वकालत की। हालांकि इसके पीछे मूल कारण मुस्लिम समाज का पिछड़ापन होना तथा उनका सामाजिक प्रगति व उन्नति से दूर था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे मुस्लिम समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से ही सही, उन्होंने जिस सांप्रदायिक भावना का समर्थन किया तथा मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया, वही आगे चलकर फल फूल कर द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में भारत विभाजन का कारण बना। सर सैयद अहमद के राजनीतिक विचारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला राष्ट्रवाद और दूसरा सांप्रदायिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।